फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम ऑन एस एकेडमी। दोस्तों, एक बार फिर एस एकेडमी पर आपका स्वागत है। इन आवर अर्लियर सेशन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट बेसिक ऑफ सर्किट एनालिसिस, किरचॉफ्स लॉ एंड नोड एनालिसिस। इन आवर दिस सेशन वी विल डिस्कस अबाउट मैश एनालिसिस। दोस्तों, इससे पहले के हमारे सेशन में हमने परिपथ विश्लेषण के आधार, किरचॉफ के नियम तथा नोड विश्लेषण का अध्ययन किया है। यहां पर हम मैश विश्लेषण या जाल विश्लेषण का अध्ययन करेंगे। इन आवर दिस सेशन वी विल डिस्कस अबाउट मैश एनालिसिस एंड एन एग्जांपल बेस्ड ऑन द मैश एनालिसिस। हम यहां पर जाल विश्लेषण तथा जाल विश्लेषण पर आधारित एक उदाहरण को हल करेंगे। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, मैश एनालिसिस। किरचॉफ वोल्टेज लॉ कैन बी यूज्ड फॉर मैश एनालिसिस। क्योंकि किरचॉफ का वोल्टता नियम बंद परिपथ के लिए मान्य है, इसलिए जाल विश्लेषण के लिए हम किरचॉफ के वोल्टता नियम का उपयोग कर सकते हैं। Here we have a mesh and we want to find the values of current I1, I2 and I3। तो यहां पर इस चित्र में हमें या इस परिपथ में हमें एक जाल दिखाया गया है। हमें जाल विश्लेषण का उपयोग करके I1, I2 तथा I3 धाराओं का मान ज्ञात करना है। Here E1 and E2 are two source of EMF। तो E1 तथा E2 यहां पर विद्युत वाहक बल के स्रोत हैं। Let I1, I2 and I3 currents be flowing in mesh 1, 2 and 3 respectively। माना I1, I2 तथा I3 धाराएं क्रमशः जाल 1, जाल 2 तथा जाल 3 या लूप 1, लूप 2 तथा लूप 3 में प्रवाहित हो रही हैं। नाउ ये मैश हमको दे रखा है। I1, I2 एंड I3 की वैल्यूज हमको ज्ञात करनी है। नाउ टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ करेंट्स I1, I2 and I3, following equations are used। I1, I2 तथा I3 धाराओं का मान ज्ञात करने के लिए निम्न समीकरणों का उपयोग किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, वी अप्लाई किरचॉफ वोल्टेज लॉ फॉर मैश 1। सबसे पहले मैश 1 के लिए या लूप 1 के लिए हम किरचॉफ का वोल्टता नियम लगाते हैं। तो ये हमारा मैश 1 है। इस मैश में I1 इस डायरेक्शन में और I2 इस डायरेक्शन में, मतलब Z1 में और Z3 में करंट I1 इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, जबकि Z3 में करंट I2 इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। सो इफ वी अप्लाई किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन मैश 1, देन वी गेट E1 इज इक्वल टू I1 इंटू Z1 प्लस Z3 माइनस I2, क्योंकि I2 इस डायरेक्शन में है, माइनस I2 इंटू Z3 प्लस I3 इंटू 0, क्योंकि यहां पर इस लूप के अंदर I3 करंट नहीं है, इसलिए I3 इंटू 0 हम लिख देते हैं। क्योंकि I1, I2 और I3 तीनों के कोएफिशिएंट्स ये गुणांक हमें प्रयोग में लेने हैं। सो E1 इज इक्वल टू I1 इंटू
Z1 plus Z3. So I1 into Z1 plus Z3 minus I2 into Z3, I2 into Z3 plus I3 into 0. Now, Kirchhoff voltage law for mesh 2. This is our mesh 2. So in this mesh we apply Kirchhoff voltage law. तो इस लूप के अंदर हम किरचॉफ का वोल्टता नियम लगाते हैं। तो इस मेश के अंदर क्योंकि कोई भी सोर्स ऑफ ईएमएफ नहीं है, विद्युत वाहक बल का स्रोत कोई भी नहीं है, इसलिए 0 इज इक्वल टू I1। अब I2 इस डायरेक्शन में जबकि I1 इस डायरेक्शन में है, तो हम इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और I1 इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। इसका मतलब 0 इज इक्वल टू माइनस I1 इंटू Z3 प्लस I2 इंटू Z3 प्लस Z2 प्लस Z4। अब हम इस डायरेक्शन में चल रहे हैं जबकि I3 ऊपर की तरफ जा रही है, सो माइनस I3 इंटू Z4। तो यह आ जाएगा 0 इज इक्वल टू माइनस I1 Z3 प्लस I2 Z3 प्लस Z2 प्लस Z4, Z3 प्लस Z2 प्लस Z4 माइनस I3 Z4, क्योंकि I3 इस डायरेक्शन में है जबकि हम इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, सो माइनस I3 Z4। नाउ किरचॉफ वोल्टेज लॉ फॉर मैश 3। जाल 3 में किरचॉफ के वोल्टता नियम से, ये हमारा मैश 3 या लूप 3 है, इसमें किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाना है। अब हम इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और E2 ऊपर की तरफ है, सो माइनस E2 आएगा। अब इस लूप के अंदर I1 नहीं है, सो I1 इंटू 0 करेंगे। I2 Z4 में नीचे की तरफ आ रही है जबकि हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, सो माइनस I2 इंटू Z4 प्लस I3 इंटू Z4 प्लस Z5। सो इक्वेशन हो जाएगा माइनस E2 इज इक्वल टू I1 इंटू 0 माइनस I2 इंटू Z4, क्योंकि I2 इस डायरेक्शन में है, प्लस I3 इंटू Z4 प्लस Z5। नाउ एक इक्वेशन हमको ये मिली थी, एक ये आई थी और एक ये आई थी। अब इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हमको I1, I2 एंड I3 की वैल्यू निकालनी है। सो बाय सॉल्विंग दीज थ्री इक्वेशंस वी कैन फाइंड द वैल्यूज ऑफ I1, I2 एंड I3। सो डिटर्मिनेंट मेथड हम यूज करेंगे। I1 की अगर वैल्यू निकालनी है तो I1 के कोफिशिएंट या I1 के गुणांक की जगह न्यूमरेटर या अंश में हम ये रखेंगे, जबकि I2 एंड I3 के कोफिशिएंट एज इट इज रहेंगे, और डिनोमिनेटर में I1, I2 और I3 तीनों के कोफिशिएंट हम डिटरमिनेंट के अंदर रखेंगे, जबकि हर में I1, I2 तथा I3 तीनों के गुणांकों को हम सारणिक में रखेंगे। सो I1 इज इक्वल टू I1 के कोफिशिएंट की जगह E1, 0 एंड माइनस E2, ये आ गया। I2 का कोफिशिएंट यहां पर माइनस Z3, सो माइनस Z3, यहां पर Z2 प्लस Z3 प्लस Z4, Z2 प्लस Z3 प्लस Z4, और यहां पर माइनस Z4, सो माइनस Z4, और I3 का कोफिशिएंट यहां पर 0, यहां पर माइनस Z4 और यहां पर Z4 प्लस Z5, तो ये तीनों हमने रख दिए हैं। जबकि नीचे I1, I2 और I3 तीनों के कोफिशिएंट को रखने हैं, तो I2 और I3 के कोफिशिएंट तो एज इट इज ये के नीचे आ जाएंगे, और I1 का कोफिशिएंट यहां पर Z1 प्लस Z3, तो Z1 प्लस Z3, यहां पर माइनस Z3, सो माइनस Z3, और यहां पर 0, तो ये 0, तो ये I1 की वैल्यू आ जाएगी। नाउ इन तीनों इक्वेशंस को सोल्व करके I2 की वैल्यू निकालते हैं। सो ऑन सॉल्विंग दीज इक्वेशंस फॉर I2 के लिए
इन समीकरणों को हल करने पर। तो अब न्यूमरेटर या अंश में I2 के कोफिशिएंट की जगह E1, 0 एंड माइनस E2 रखोगे। I1 और I3 के कोफिशिएंट एज इट इज रहेंगे, जबकि डिनोमिनेटर में या हर में I1, I2 एंड I3 तीनों के कोफिशिएंट हम रखेंगे। से सबके कोफिशिएंट हमने रख दिए हैं, केवल I2 के कोफिशिएंट की जगह हमने E1, 0 और माइनस E2 रखा है। तो यहां से हम I2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इन इक्वेशन से I3 की वैल्यू निकालते हैं। सो ऑन सॉल्विंग दीज इक्वेशन फॉर I3, इन समीकरणों को I3 के लिए हल करने पर, तो अब I3 का कोफिशिएंट जो न्यूमरेटर में रखोगे उसकी जगह E1, 0 और माइनस E2, E1, 0 एंड माइनस E2 रखना है, जबकि I1 एंड I2 के कोफिशिएंट न्यूमरेटर में एज इट इज रहेंगे और डिनोमिनेटर में I1, I2 और I3 तीनों के कोफिशिएंट को डिटरमिनेंट के अंदर एज इट इज रखेंगे। तो ये हमारे I3 की वैल्यू आ जाएगी। नाउ वी टेक एन एग्जांपल विच इज बेस्ड ऑन मैश एनालिसिस। तो जाल विश्लेषण पर आधारित अब हम एक उदाहरण लेते हैं। Find the value of currents I1, I2 and I3 in the given network. दिए गए जाल में धारा I1, I2 तथा I3 के मान ज्ञात करो। अब ये नेटवर्क या जाल हमको दे रखा है। लूप 1 में करंट I1 फ्लो हो रही है, लूप 2 में I2 फ्लो हो रही है, जबकि लूप 3 में I3 फ्लो हो रही है। तो I1, I2 एंड I3 इन तीनों की वैल्यूज हमको निकालनी है। सो किरचॉफ वोल्टेज लॉ हम अप्लाई करते हैं इन मैश 1, 2 एंड 3। तो जाल 1, जाल 2 और जाल 3, ये लूप 1, लूप 2 एंड लूप 3 में किरचॉफ वोल्टेज लॉ हम अप्लाई करेंगे और लास्ट में डिटरमिनेंट मेथड यूज करके I1, I2 एंड I3 की वैल्यू हम निकाल देंगे। सो किरचॉफ वोल्टेज लॉ फॉर मैश 1। मैश 1 में, ये जाल 1 में किरचॉफ वोल्टेज लॉ से, किरचॉफ वोल्टेज का नियम से, ये हमारा मैश 1 है। इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। 1 ओम में करंट I2 ऊपर की तरफ और 2 ओम में करंट I3 ऊपर की तरफ, जबकि हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो I2 हमारा माइनस होगा, I3 भी माइनस होगा। इधर मूव कर रहे हो तो 7 वोल्ट इसी डायरेक्शन में है, जबकि 6 वोल्ट हमारा इस डायरेक्शन में है। इसका मतलब अगर किरचॉफ वोल्टेज लॉ मैश 1 में लगाते हैं तो क्या होगा, 7 माइनस 6 इज इक्वल टू I1 ब्रैकेट में 1 प्लस 2 माइनस I2 इंटू 1 एंड I3 इंटू 2। फिर आ जाएगा 7 माइनस 6 इज इक्वल टू I1 इंटू 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 माइनस I2 इंटू 1, I2 इंटू 1 माइनस I3 इंटू 2, I3 इंटू 2। और इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 3I1 माइनस I2 माइनस 2I3। सो एक इक्वेशन हमको ये मिल गई है। नाउ किरचॉफ वोल्टेज लॉ फॉर मैश 2। जाल 2 में किरचॉफ वोल्टेज का नियम से, मैश 2 ये लूप 2 हमारा ये है, इसके अंदर किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाना है। यहां पर कोई भी सोर्स ऑफ ईएमएफ नहीं है, सो 0 इज इक्वल टू I1 इस डायरेक्शन में है और हम इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। सो माइनस I1 इंटू 1
I2 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3। I2 इन तीनों में से पास हो रही है। अब 3 में से 3 ओम में I3 भी पास हो रही है, तो I3 इस डायरेक्शन में है जबकि हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। सो माइनस I3 इंटू 3। सो ये हो गया है 0 इज इक्वल टू माइनस I1 इंटू 1, I2 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3, 1 प्लस 2 प्लस 3 माइनस I3 इंटू 3, I3 इंटू 3। और इसको और सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू माइनस I1 प्लस 6I2 माइनस 3I3। तो सेकेंड इक्वेशन हमको ये मिल गई है। नाउ किरचॉफ वोल्टेज लॉ फॉर मैश 3। ये हमारा मैश 3 है, इसके अंदर किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाना है। इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। 6 वोल्ट की एक बैटरी यहां पर लगी हुई है और उसका जो ईएमएफ है वो भी इसी डायरेक्शन में है। इसमें से जो करंट फ्लो हो रही है वो भी इसी डायरेक्शन में है। सो 6 इज इक्वल टू I1 नीचे की तरफ और हम ऊपर की तरफ, सो माइनस I1 इंटू 2। अब I2 इस डायरेक्शन में जबकि हम इस डायरेक्शन में, सो माइनस I2 इंटू 3 प्लस I3 इंटू 2 प्लस 3 प्लस 1। से आ जाएगा 6 इज इक्वल टू माइनस I1 इंटू 2, I1 इंटू 2 माइनस I2 इंटू 3, माइनस I2 इंटू 3 और ये इस डायरेक्शन में, सो I3 इंटू 2 प्लस 3 प्लस 1, 2 प्लस 3 प्लस 1 और ये हो गया है 6 इज इक्वल टू माइनस 2I1 माइनस 3I2 प्लस 6I3। अब एक इक्वेशन हमने ये निकाली है, एक ये निकाली है और एक ये निकाली है। इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करके I1, I2 एंड I3 की वैल्यूज हमको निकालनी है। बाय सॉल्विंग दीज थ्री इक्वेशंस वी विल फाइंड द वैल्यूज ऑफ I1, I2 एंड I3। So on solving these equations for I1, I2 and I3, इन समीकरणों को I1, I2 तथा I3 के लिए हल करने पर so I1 is equal to डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा। डेल्टा 1 मतलब वो डिटर्मिनेंट जिसमें I1 का कोफिशिएंट नहीं है और I1 के कोफिशिएंट की जगह 1, 0 और 6 है, 1, 0 एंड 6 है और I2 एंड I3 के कोफिशिएंट एज इट इज हैं। और डेल्टा का मतलब I1, I2 एंड I3 के कोफिशिएंट्स। सो I1 इज इक्वल टू डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, I2 इक्वल टू डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा एंड I3 इक्वल टू डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा। डेल्टा 2 का मतलब यहां पर I2 का कोफिशिएंट नहीं होगा, उसकी जगह 1, 0 एंड 6 होगा और डेल्टा 3 का मतलब I3 का कोफिशिएंट नहीं होगा, उसकी जगह 1, 0, 6 होगा। अब डिटर्मिनेंट बहुत बड़ा हो रहा था इसलिए उसको बार बार इक्वेशन के अंदर रखना पॉसिबल नहीं था, इसलिए हमने इन सिंबल से इनको रिप्रेजेंट कर दिया है। तो इंडिविजुअल डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 एंड डेल्टा की वैल्यूज हम निकाल लेते हैं और फिर यहां पर रख देंगे तो I1, I2 एंड I3 की वैल्यूज आ जाएगी। नाउ डेल्टा 1, तो I2 एंड I3 के कोफिशिएंट हमने यूज किए हैं और I1 के कोफिशिएंट की जगह 1, 0 एंड 6 रखा है। तो 1, 0, 6, I2 का कोफिशिएंट -1, 6 एंड -3, -1, 6 एंड -3। I3 का कोफिशिएंट -2, -3, 6, -2, -3, 6। सो 3/3 का डिटर्मिनेंट है, 3/3 का साइनिक है, इसे हमको सॉल्व करना है। तो पहले इसको 2/2 के डिटरमिनेंट में चेंज कर देते हैं, फिर हो जाएगा 1 इंटू 6 -3 -3 6, ये लिख दिया, माइनस
ऑफ -1 ये। अब ये कॉलम और ये रो छोड़ दोगे, तो 06 -36, 06 -36 -2, सो ये -2, तो ये वाला कॉलम और ये रो हम छोड़ देंगे, सो 06 6 -3, 06 6 -3, तो ये 2/2 में हमने चेंज कर दिया है। और इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 1 इंटू 6 इंटू 6 36 -9, 36 -9 +1 0 इंटू 6 का मतलब 0, देन -18 और फॉर्मूले का माइनस और आएगा तो +18 -2, ये हो गया 0 और -36, 0 -36, तो ये हो जाएगा 27 + 18 प्लस -36 और -2 +72 हो गया, तो 27 + 18 + 72 और ये ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 117, 117, तो ये Δ1 की वैल्यू आ गई है। अब Δ2 हमको निकालना है, तो I2 के कोफिशिएंट की जगह 106 रख दिया है, और इस डिटरमिनेंट को अगर सॉल्व करोगे, एक मैंने पूरा सॉल्व करके दिखा दिया है, तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये आएगा 78। इसी टाइप से Δ3 निकालना है, तो I3 के कोफिशिएंट की जगह 106 रखेंगे, सो Δ3 ये आएगा, और इस डिटरमिनेंट को अगर सॉल्व करते हैं तो ये आता है 117, और लास्ट में I1, I2 और I3 का जो कोफिशिएंट था उसका डिटरमिनेंट डेल्टा, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं, तो डेल्टा हमारे पास में ये है जो कि I1, I2 और I3 के कोफिशिएंट का डिटरमिनेंट है, और इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये आता है 39। तो अब Δ1, Δ2, Δ3 एंड डेल्टा सबकी वैल्यूज आ गई है, तो I1, I2 एंड I3 की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। सो I1 इज इक्वल टू Δ1 अपॉन डेल्टा, और ये आ जाएगा 117 अपॉन 39, क्योंकि Δ1 117 और डेल्टा 39 था, और ये हो जाएगा 3 एम्पियर। I2 इज इक्वल टू Δ2 अपॉन डेल्टा is equal to 78 upon 39, and this will be 2 ampere, and I3 is equal to delta 3 upon delta is equal to 117 upon 39 is equal to 3 ampere. So I1, I2 and I3 की वैल्यूज 3, 2 and 3 एम्पियर्स ये आ जाएगी। तो इस टाइप से मैश एनालिसिस को यूज करके किसी भी न्यूमेरिकल को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पर ये सेशन हम एंड करते हैं। यहां पर हमने मैश एनालिसिस और उसके ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया है। गुड बाय।